नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है साइंस रिपोर्टर। और ये मार्च महीने की जो साइंस रिपोर्टर आई है, जो कि हमारे संस्कृति आईएएस की मैगजीन के अप्रैल माह के एडिशन में प्रकाशित हुई है, उसी मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी समरी देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें से कौन से तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन आर्टिकल्स पर हम चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे जो पहला आर्टिकल्स है वो है जटामासी पौधे के बारे में, और इसी से जुड़े हुए जितने भी इससे जुड़े हुए कि आखिर जटामासी पौधा है क्या, किस कुल से है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ पर ये उपयोग किया जाता है। तो इसके विभिन्न जो पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे हिमालयी क्षेत्र में देखेंगे तो हिमालयी क्षेत्र के पौधे और वनस्पति जो है वो विश्व में सबसे अधिक मूल्यवान माने जाते हैं, अमूल्य धरोहर के तौर पे जाने जाते हैं। और जो हिमालयी जटामासी जो पौधा है इसके जो औषधि गुण हैं वो सबसे खास होते हैं। कई सारे अलग अलग कह सकते हैं कि कार्यों में अलग अलग जो उपयोग हैं इसके उस रूप में जाने जाते हैं। और आधुनिक जो चिकित्सा है, मॉडर्न जो मेडिकल जो क्षेत्र है उसमें देखें तो चिकित्सा विज्ञान में कई सारे ऐसे अनुसंधान इस पर किए जा रहे हैं जो भविष्य में काफ़ी लाभदायी हो सकते हैं। तो पहले तो इस पौधे के बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे कि जटामासी पौधा है क्या। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, औषधि पौधा है। इसका जो अन्य नाम है, जैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तपस्विनी, इंडियन नार्ड इस नाम से जाना जाता है। किस वंश का है, जीनस क्या है, तो नार्डोस्टैचिस इस वंश से जुड़ा हुआ है। कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो कैप्रीफोलिएसीपी ऐसी इसका नाम है, इस कुल से ये जुड़ा हुआ है। और उपकुल की बात करें सब फैमिली की तो वेलेरियनोइडिया इस का उपकुल है। तो ये इसका बेसिक जानकारी हुआ कि आखिर इसका नाम क्या है, किस कुल से है, किस वंश से है और उपकुल क्या है, इस पर हमने बात किया। अब बात करें कि दुनिया में ये कहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। तो खास तौर पे जो हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जो पर्वतीय हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर 3000 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, जो कि भारत नेपाल दोनों में तिब्बत में फैला हुआ है, वहाँ पर इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है, यानी वहाँ पर ये पौधा पाया जाता है। भारत में अगर वितरण की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र है, उसमें देखें तो जो हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन राज्यों में फैला हुआ जो हिमालय का विस्तार है, उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ की ऊंचाई 3000 से अधिक है वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बारे में हमने देखा। अगर IUCN में देखें कि इस पौधे को किस कैटेगरी में रखा गया है तो क्रिटिकल कह सकते हैं कि जो डेंजर्ड है उसमें रखा गया है, अति जो संकटग्रस्त है उस श्रेणी में रखा गया, अति जोखिम, अति संकटग्रस्त। और जोखिम की बात करें तो अनियंत्रित जो संग्रह है, अत्यधिक चराई, ग्रेजिंग और आवास क्षति और वन क्षति के कारण इसके सामने अब संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। अनुकूल दशाओं की बात करें तो नमी वाली जो ठंडी जलवायु है उसमें ये अच्छे से विकसित होता है। पहाड़ी ढलानों और चट्टानी क्षेत्रों के और जंगलों में ये विशेष तौर पे पाया जाता है। थोड़ा सा इस पौधे से प्राप्त जो रसायन है उन पर अगर बात करें तो इससे कई सारे ऐसे रसायन प्राप्त होते हैं जो कि काफ़ी मूल्यवान माने जाते हैं। और इन रसायनों का कई सारे यौगिकों में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं टेरपेनोइड्स है, एस्टर है, अल्कोहल है और कुछ महत्वपूर्ण जो एल्कलाइड्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। इसके जो प्रकंद हैं उनसे सुगंधित जो तेल है, जो नार्डोस्टैचिस है, वो जटामासी होता है, जिसमें सस्क्यूरोपेंस और किमारिन्स जैसे जो कंपाउंड्स हैं वो निकाले जाते हैं। इसके उपयोग की बात करें कि जो जटामासी है इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, तो देखिए आयुर्वेद और अन्य जो भी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो औषधि गुण हैं उन पर कई सारे अनुसंधान भी चल रहे हैं। न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जीवाणुरोधी, एंटी फंगल, कीटनाशक, एंटी डिप्रेसेंट और हृदय की सुरक्षा में खास तौर पे सुरक्षा प्रदान करने वाले कई सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। यही नहीं, अगर बात करें जो मेंटल डिसऑर्डर है, अगर मेंटल डिसऑर्डर की
की बात करें, जो मानसिक विकार होता है, आप समझ सकते हैं, मानसिक विकार की बात करें, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसमें भी ये जो औषधि है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही नहीं, जो तंत्रिका संचारण है, जो कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का जब प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है तो फिर उसमें भी उसके संतुलन बनाने में, तो एक तरह से देखें तो जो तंत्रिका असंतुलन है, उस असंतुलन के फिर से संतुलन करने में इसका सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है। तो दो तरह से आप देख सकते हैं, मानसिक विकार और तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम होता है, अगर नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस है तो उसमें भी ये जो औषधि है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो जो स्मरण शक्ति कहलाता है, जैसे स्मरण जो शक्ति होती है, लोग बोलते हैं कि मुझे मेरी जो याददाश्त है, जो हमारी याददाश्त है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो उस याददाश्त को मजबूत बनाने में, स्मरण शक्ति सुधारने में ये जो पौधा है ये काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा देखिए डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसमें भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पाचन तंत्र संबंधी जो भी विकार हैं उनके सुधार में, हृदय से जुड़े हुए अगर बात करें, हार्ट से जुड़े हुए, तो हृदय और हृदय के अलावा देखेंगे जो बीपी है, जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसके भी कह सकते हैं कि उस विकार या उसके समाधान के रूप में भी इस पौधे का इस्तेमाल बड़े स्तर पे होता है। अब थोड़ा सा इस पौधे के कुछ महत्व की बात कर लें तो देखिए, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इसके उल्लेख देखने को मिलते हैं। खास तौर पे देखेंगे तो देखिए, इसमें यूनान जाइए, मिस्र जाइए, रोमन जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो सभ्यताएं थी, ये विभिन्न सभ्यताओं में आपको इसका उल्लेख देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस औषधि का खास तौर पे आप देखेंगे तो उल्लेख मिलता है। और इसी कारण से देखें तो जो जटामासी है, इसके औषधि जो गुण है उनका जो वर्णन है वो खास तौर पे आप देखेंगे सुश्रुत जो संहिता है उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो आपको संहिता देखने को मिलती है उसमें आपको इसके जो भी औषधि गुण हैं, जो औषधि गुण हैं उसमें इसके औषधि गुणों का जो वर्णन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐसे ही आप देखेंगे चरक संहिता जैसे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है वहाँ पर भी इसका वर्णन आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ पर? चरक संहिता। और ऐसे ही कई सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर इसके बारे में विशेष तौर पे वर्णन देखने को मिलता है। यही नहीं, अगर इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो देखिए, ईसाई धर्म में बाइबल के पुराने और नए नियमों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ईसाई धर्म में अगर आप जाएंगे तो इस धर्म के कई सारे धर्म ग्रंथों में देखेंगे तो इस पौधे का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। यहूदी धर्म में इसे पवित्र मंदिर की 11 जड़ी बूटियों में शामिल किया गया था। और प्राचीन मिस्र और रोम तक जाएंगे तो इससे इत्र और बहुत सारे ऐसे मलहम, इस तरह के पेस्ट हैं, वो बनाए जाते थे। अब बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्थिक और जो पर्यावरणीय महत्व है, तो इसका अब कमर्शियल स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पे क्या किया जा रहा है, अब इसका उत्पादन किया जा रहा है, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है ताकि इसके अलग अलग क्षेत्रों में जो उपयोग किए जा सकते हैं उनका पता लगाया जा सके। जैसे अभी तक आप देखेंगे तो विभिन्न जैसे रोगों में, जैसे स्मृति कह सकते हैं कि विकारों में, हृदय से, बीपी से, या पाचन तंत्र, या कहें जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, वैसे कह सकते हैं कि प्रसाधन बनाने में इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पे किया जा रहा है। इस कारण से देखें तो इसका आर्थिक और जो पर्यावरणीय महत्व है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसके महत्व के बारे में हमने इस तरह से देख लिया। तो ये आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल हम देख लेते हैं, सबमरीन जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, ये चर्चा में है। इसके बारे में देखेंगे कि आखिर सबमेरीन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कहने का मीनिंग क्या है। ये SGD, ठीक है, SGD, सबमेरीन जो ग्राउंड वाटर जो डिस्चार्ज है, आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो सबमरीन जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, इससे मीनिंग क्या है, हमारा तात्पर्य क्या है, ये आपको समझना होगा। तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि भूमि से समुद्र, लैंड जो है, उससे लेकर समुद्र की ओर जो भी जल प्रवाह है,
जिससे ताज़ा जो भूजल है पुनः परिसंचारी जो सर्कुलेट होते हुए समुद्री जल और भूजल में शामिल होते रहते हैं, चाहे उनकी रासायनिक जो संरचना है वो और उनको प्रभावित करे या न करे, उसको लेकर ये देखा जाता है। और सबमेरिन जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, इसकी जो परिघटना है वो किसी भी समुद्री जल अंतर्वेधन जो इंट्रूजन होता है सी वाटर का, उसके विपरीत होता है। आमतौर पर देखें जो पारगम्य जो पूरा घटना आपको देखने को मिलती है, जो भी जलभृत क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जिनका जल स्तर औसत समुद्र तल से सामान्य तौर पे अधिक देखा जाता है, वहाँ पर इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। अगर किताबी भाषा में देखें तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है कि जो SGD है, इसका तात्पर्य क्या है कि भूमि से समुद्र की ओर, लैंड से अगर सी की तरफ जाते हैं तो इस प्रवास से है जिसमें ताज़ा जो भूजल है, जो फ्रेश कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर है, और पुनः इसके परिसंचारी समुद्री जल और भूजल में ये शामिल होते रहते हैं, चाहे इनकी जो भी केमिकल जो स्ट्रक्चर है और उनको प्रभावित करने वाले कुछ भी हो सकते हैं कारक, लेकिन ये इसी को कहते हैं। तो ये इसके बारे में हमने बेसिक तौर पे देखा। इसके अलावा देखेंगे जैसे सबमरीन जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज है, इसकी जो परिघटना है, ये जो घटना होती है समुद्री जल अंतर्वेधन जो सी वाटर इंट्रूजन है उसके ठीक उल्टी होती है, और ये आमतौर पे देखेंगे तो जो पारगम्य तटीय जलभृत क्षेत्र हैं उनमें ये देखने को मिलती है, जिससे जल स्तर जो होता है वो समुद्री तल से अधिक और समुद्र से सीधे वो कनेक्ट होता है। इसके अलावा देखेंगे तो समुद्री जो जल का अंतर्वेधन है उसका मतलब क्या है, ये कब होता है, तो समुद्री जो जल है वो मीठे पानी के भूजल आपूर्ति के साथ मिल जाता है, और ये जब समुद्र स्तर में धीरे धीरे वृद्धि का कारण स्वाभाविक रूप से हो सकता है, और मानवीय जो गतिविधियां इसको अक्सर अब प्रभावित कर रही हैं। तो थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा है उन पर हम बात कर लेंगे। जैसे SGD को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो इसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं प्रभावित करने, जैसे भूजल का पुनर्भरण, हाइड्रोलिक जो परिवर्तन हो रहा है, हाइड्रोलिक ढाल है, पानी का उच्च से निम्न स्तर तक जो प्रवाह होता है, भूविज्ञान और भूजल निर्वहन भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा भू आकृति विज्ञान की जो स्थिति है वो कर सकती है, आसपास की जो चट्टानें हैं, मृदा का जो गुण है, जो यहाँ पर ज्वार का प्रभाव है, जो सागरी तरंगों का प्रभाव है, जलवायु में परिवर्तन है, मौसमी जो उतार चढ़ाव है, ये सभी इसको प्रभावित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा SGD के महत्व की बात करें कि SGD का क्या महत्व हो सकता है, तो खास तौर पे तटीय समुद्री क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मात्रा में जो ट्रेस धातुएं हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनको पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा सकता है, और जलाभृतों को लवणीकरण से जो सेलेनाइजेशन होता है उससे ये क्या कर सकता है, ये बचा सकता है। यही नहीं, SGD और तटीय जो जलाभृत हैं उनके साथ समुद्री जल की जो परस्पर क्रिया होती है, इससे क्या हो सकता है कि जो जल बजट है, जो वाटर बजट होता है, इस वाटर बजट को देखें तो कई तत्वों से, भू रासायनिक जो चक्र हैं, जल का जो जैविक विज्ञान है, उससे भी ये प्रभावित हो सकता है। यही नहीं, पोषक तत्वों का जो संवर्धन है, जो यूट्रोफिकेशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी जल निकाय हैं, उन जल वाटर बॉडीज में जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशन एलिमेंट है, उनका जो संचयन है वो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो करता है, और पानी में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके बाद क्या होता है कि एक तरह से देखें तो फाइटो जो प्लैंकटन है, जो सूक्ष्म समुद्री शैवाल हैं जिस पर एक तरह से जीवन पनपते हैं, उनको प्रभावित करता है, और फिर ऑक्सीजन की कमी इतना अधिक हो जाती है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे कि SGD के उपयोग क्या है, तो देखिए ताज़ा SGD का जो उपयोग है वो लंबे समय से संसाधन के रूप में किया जाता रहा है, और अब देखेंगे तो कई सारे दूर दराज जो आबादी है वहाँ पर आबादी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, और शोधकर्ताओं ने SGD के कुछ खास व्यापक उपयोग भी बताए, जैसे मीठे पानी के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रेश वाटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो स्वच्छता संबंधित भी इसका उपयोग किया जा सकता है, कृषि के संबंध में कई सारी जो गतिविधियां हैं उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। मनोरंजन में देखें तो आमतौर पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में उच्च जो SGD है वैसे क्षेत्रों का पोषक
तत्वयुक्त जो वातावरण है वो बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से, यह ध्यान देना है कि मनोरंजन के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि जो भी मेरीन लाइफ है, जो भी समुद्री जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो, तब इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न की जा सकती है। और ऐसे करते हुए वहाँ पर मछली पकड़ना, गोताखोरी, जल आधारित जो भी मनोरंजन से संबंधित गतिविधियाँ उनको संचालित किया जा सकता है। सांस्कृतिक गतिविधियों के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे इसके उपयोग हैं। लेकिन ताज़ा जो एसजीडी है, इसके उपयोग के संदर्भ में देखें तो जोखिम भी बहुत सारे हैं। जब खारा जल तटीय जलभृतों में प्रवेश कर जाता है तो एसजीडी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। और स्थलीय जो प्रदूषक हैं वो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बुरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। वैश्विक, स्थानीय और जो भी जलवायु परिवर्तन है उसमें जो एसजीडी है, इस एसजीडी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। और भूजल जो पंपिंग है, क्षेत्रीय जो अवतलन की स्थिति देखने को मिल रही है, इसकी वृद्धि से समुद्र जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है और ताज़ा जो एसजीडी है उसकी जो मात्रा है वो कम हो सकती है। अब थोड़ा सा बात करेंगे एसजीडी का जो भारतीय सिनेरियो है, तो उसमें जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा 2012 में राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना की शुरुआत की गई थी। और खास तौर पे ये जो परियोजना देखने को मिली थी, राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना, इस क्षेत्र और प्रयोगशाला विधियों के माध्यम से जलभृतों का एक तरह से मैपिंग इसके अंतर्गत की गई। भूजल की जो मात्रा है, जो गुणवत्ता है, उसकी स्थिति है, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसके बारे में जितने भी डेटा है उनको कलेक्ट किया गया। भारत में देखें, भारत के मध्य पश्चिमी तट पर एसजीडी की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। उत्तरी जो गोवा है, गोवा के जो तट हैं, सिंधुदुर्ग जिले हैं, उसके बीच में खास तौर पे देखें ये वाला जो क्षेत्र है इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ उपलब्ध है जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर एसजीडी की संभावना है। दक्षिण महाराष्ट्र का जो सिंधुदुर्ग पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पर उच्च स्तरीय जो जलभृत है उसकी घटना है। उत्तरी गोवा में देखें तो चपोरा और तेरेखोल जैसी बड़ी नदियों की उपस्थिति इसे और प्रबल संभावना को बनाती हैं। और सिंधुदुर्ग जिले में करली, देवगढ़, वागोटन और इसके अलावा तिलारी और गाद नदियों की जो उपस्थिति है और समुद्र में जो मीठे पानी के प्रवाह हैं उनके लिए अनुकूलित खड़ी जो समुद्री स्थलाकृति है वो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, आवश्यक दशा है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसमें अगर भविष्य की बात करेंगे तो एसजीडी का अध्ययन और अधिक होना चाहिए। उन देशों में ये और महत्वपूर्ण हो सकता है जहाँ पर तटीय जो कोस्टल पॉपुलेशन है वो बड़े पैमाने पर देखें तो भूजल पर निर्भर है। तो 800 करोड़ की जो वैश्विक आबादी है उसमें 37% हिस्सा देखें तो तट के करीब रहता है। इस कारण से देखें तो एसजीडी पर खास तौर पे शोध होना चाहिए। इसके विकास और इसकी संभावनाओं पर और बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि अब अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया। एक और आर्टिकल है किशोरावस्था में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो प्रभाव है। कई बार हमने इस पर बात भी की है। एक बार फिर इस मैगजीन में प्रकाशित जो आर्टिकल है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार थी उसने ऐसे कानून पेश करने की घोषणा की कि 16 वर्ष से जो टीन एजर होते हैं, जैसे कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके उपयोग को रोकेगा। ऐसे में इस प्रकार के कानून पर चर्चा होना एक वर्तमान प्रासंगिक हो जाता है कि आखिर सोशल मीडिया के लाभ क्या हैं, क्या इससे डिसएडवांटेज हैं और इस पर कैसे इस सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए, या फिर बच्चों पर सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध है वो लगाने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे देखिए क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा इस तरह का कानून लाया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इसका उपयोग बैन है। ऐसे में इस प्रकार का जो कानून है इस पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में देखें तो इसका जो चलन है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले तो ये हमें देखना होगा कि आखिर सोशल मीडिया के कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए सोशल मीडिया लोगों के बीच में देखें तो इस समय संवाद का एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि उस रूप में सभी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सीधे देखें वर्चुअल जो समुदाय है या नेटवर्क में जो भी जानकारी है, जो विचार है, जो निर्माण है, उसका आदान प्रदान वो करते रहते हैं। और इस तरह की सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं ये विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में बैठे जो व्यक्ति हैं, संगठन हैं, उनके बीच में एक पारंपरिक प्रचार या शैक्षणिक तरीकों से
देखें तो ये जुड़े हुए हैं, जानकारी साझा करते हैं, आपस में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करने का सबसे आसान तरीका माना जा रहा है। सोशल मीडिया ने देखें तो लोगों के बीच में एक तरह से जानकारी साझा करने का एक तरीका ही बदल दिया। जैसे आप देखते हैं, एक न्यूज़ होती है, जो किसी ने डाला वो एकदम से सर्कुलेट होने लगती है, एक से दूसरे के यहाँ, दूसरे से तीसरे के यहाँ, तीसरे से चौथे के यहाँ, और ये एक तरह से पूरा चेन बनने लगता है। तो इस कारण से देखें तो इस तरह का जो निर्णय अब लिया गया है कि एक खास वर्ग के लिए ये बैन कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसे हतोत्साहित करता है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन है। सोशल मीडिया के कई सारे जो प्रमुख लाभ हैं वो है एम्पावर्ड भी करता है, सशक्तिकरण का एक तरह से टूल्स माना जा रहा है कि ये एक शक्तिशाली टूल्स है एम्पावर्ड करने का। सोशल मीडिया ने नागरिक और उनकी चुनी हुई जो सरकारें हैं, जो राजनेता हैं, उनके बीच में एक जो खाई है, जो एक कह सकते हैं गैप था, उसे कम करने का काम किया, क्योंकि धीरे धीरे इस कारण से क्या लोगों ने अपनी बातें रखना शुरू कर दिया था, जिससे लोकतंत्र में इसकी जो भागीदारी है वो बढ़ी थी। लेकिन सोशल मीडिया के कई सारे जो प्रभाव हैं वो खतरनाक देखने को मिले। जैसे सोशल मीडिया बच्चों और युवाओं को साइबर बुलिंग, हानिकारक जो सामग्रियां हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड है, ऐसे कई सारे जो संभावित जोखिम है उनसे अब ये प्रभावित कर रहा है। कई सारे स्टडी किए गए जिनमें ये पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। नींद, कह सकते हैं कि डिप्रेशन या अवसाद, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो लोग जैसे यूथ या जो बच्चे ज़्यादा समय तक सोशल मीडिया पर अपना समय व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होता है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसके जो उपयोगकर्ता है उनसे बड़ी मात्रा में जो व्यक्तिगत डेटा है वो एकत्रित करते हैं, और बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा कैसे एकत्रित और उपयोग किया जाता है। यही नहीं, उनके साथ कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है ये अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सोशल मीडिया का जो अत्यधिक उपयोग है वो ऐसे जो वर्ग हैं, खासतौर पर कम आयु वर्ग या टीनेजर हैं, उनके मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं अपना एक छाप छोड़ रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ एक तरह से देखें तो छेड़छाड़ कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 है और सूचना प्रौद्योगिकी जो अपने देश में डिजिटल मीडिया आचार संहिता का नियम 2021 है, इसमें भी सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको शिकायत निवारण और अनुपालन जो तंत्र है वो स्थापित करने के लिए कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए। अब इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि आगे क्या किया जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो देखिए, पहुंच को जो प्रतिबंधित करने से क्या है, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं उनको बेहतर ढंग से निर्देशित करने और सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे निगरानी के साथ इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। कहने का मतलब इतना है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान दें कि उनका जो बच्चा है सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है, सोशल मीडिया पर किन वेबसाइट पर वो अपना समय व्यतीत करता है, किन कार्यों पर व्यतीत करता है, कितना व्यतीत करता है, कब करता है, इसका क्या इम्पैक्ट उसके मानसिक स्थिति पर देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से देखें, पूरा सुपरविजन, निगरानी की बात कही जा रही है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। या ये भी ध्यान दिया जाए कि जो स्कूल स्तर पर इस तरह के बहुत सारे स्कूलों में क्या है कि बहुत सारे जो कार्य हैं वो मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दिए जाते हैं या वहाँ से उनको रेगुलेट किया जाता है, तो वहाँ पर भी जिम्मेदारी स्कूलों की बनती है कि सीधे बैन ना करते हुए, जैसे भारत में कई सारे जो सरकारें हैं उन्होंने मोबाइल स्कूलों में बैन की है, लेकिन उसके सकारात्मक इम्पैक्ट भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निगरानी चाहे वो पेरेंट्स हो या स्कूलों के स्तर पर की जानी चाहिए। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन जो स्पेस है उसको बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की आवश्यकता है, और ये सुनिश्चित करके ही कि राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है उसमें जो डिजिटल साक्षरता है, जो ऑनलाइन सुरक्षा है, वो सिखाने पर खास तौर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी अपने देश के यूथ हैं उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हम इस तरह के जो भी साइट्स हैं, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स, उनका इस्तेमाल क्यों करें, इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और जो भी पेरेंट्स हैं, खासतौर पर जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, उनको उचित मार्गदर्शन के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे या इस तरह के जो भी वर्ग हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जो भी बेहतर उपकरण है, जो संबंधित जो संसाधन है, उनकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। ऐसे में कम जो प्रतिबंधात्मक जो विकल्प हैं वो उपलब्ध हैं,
मानवाधिकार पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डाले बिना बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन जो नुकसान है उससे बचने के उद्देश्य से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर ओवरऑल ये कहना है कि अब गार्जियन और स्कूलों की जो जिम्मेदारी है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपको ध्यान देना है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर भी इसके लिए कोई एक ठोस नीति लाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे भारत की बात करें तो भारत में स्कूलों में मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर कोई ठोस नीति नहीं है। तो अब इस पर सरकार के स्तर पे भी क्या है कि कुछ नीतिगत स्तर पे काम किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों पर जो सोशल मीडिया की बात कही जा रही है कि इस मीडिया पर जो प्रतिबंध है ये लगाने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो देखिए, अगर बात करें कि जो भी सोशल मीडिया है इसमें जो बड़े स्तर पे इस तरह के बैन की बात कही जा रही है, तो युवा जो उपयोग करता है उनके लिए जो पहुंच है उस पर प्रतिबंध लगाने से जो गोपनीयता है उसका उल्लंघन और बड़ी जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी व्यक्तिगत डेटा है उसके दोहन को कम करने में मदद मिल सकती है। इसकी जो पहुँच है वो प्रतिबंधित करने से जो भी बच्चों पर इस तरह के मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव, जो भावनात्मक उनका जो स्तर है उस पर जो प्रभाव देखने को मिल रहा था, जो मेंटल उनका जो हेल्थ है वो प्रभावित हो रहा था, उनकी जो शैक्षणिक प्रगति है वो प्रभावित हो रहा था। बहुत सारे बच्चों के साथ जो फ्रॉड हो सकता था उससे बचा जा सकता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनका देखें तो एक तरह से अवसाद की स्थिति में रहते हैं, अपने को एक तरह से आइसोलेट कर लेते हैं फैमिली से। तो इस तरह की जो समस्या है उनको कम किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक प्रॉपर नीति बनाई जानी चाहिए, उसके बाद ही इस तरह की बातें हल हो सकती हैं। तो आज हमने जो भी साइंस रिपोर्टर में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे उन पर चर्चा की। अब इसके अगले एपिसोड में नेक्स्ट मंथ की जो भी मैगजीन्स होंगी उन पर जो भी आधारित आर्टिकल होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।